प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मैसूर आंगल संबंध, यानी कि मैसूर रियासत के अंग्रेज़ों के साथ में संबंध, यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ में अंग्रेज़ों के संबंध। मैं आज का व्याख्यान अंग्रेज इतिहासकार मेल्सन के कथन से करूँगा कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध ने अंग्रेज व फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाओं को जागृत कर दिया। अतः इस युद्ध के परिणामों से यह भी स्पष्ट हो गया कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की राजनीतिक सत्ता की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प है। ये इतिहासकार मेलिसन ने लिखा है, किंतु उसके इस मार्ग में मैसूर राज्य अब भी एक प्रबल अवरोधक बना हुआ था। अतः अपने साम्राज्यवादी मार्ग को निष्कंटक बनाने हेतु उन्हें मैसूर के शासक हैदर अली का दमन करना आवश्यक हो गया था। हम हैदर अली की बात करें, उससे पहले दक्षिण भारत में जो ब्रिटिश प्रभुता है, अंग्रेजी प्रभुता है, उसके बारे में और अंग्रेजी राज्य का जो विस्तार है, एक बार उस पर दृष्टि डालना चाहेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में अपनी प्रभुता का विस्तार करने के लिए अंग्रेज़ों को जिन शक्तियों का सामना करना पड़ा वे थीं मराठे, हैदराबाद का निज़ाम, कर्नाटक का नवाब तथा मैसूर के शासक। मराठे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण कई खेमों में बटे हुए थे। उनमें यूनिटी का अभाव था, एक संगठित नेतृत्व का अभाव था। हैदराबाद का निज़ाम दक्षिण में अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए मराठों की शक्ति को कम करना चाहता था। कर्नाटक का नवाब आंतरिक कलह तथा संघर्ष के कारण राज्य में फैली हुई अव्यवस्था को रोकने में असमर्थ था। ऐसे में अंग्रेज़ों से डट कर मुकाबला करने वालों में मैसूर राज्य का नाम प्रमुखता से आता है। यह मैसूर राज्य कभी विजयनगर साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था। 1565 में इस साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने पर वाडियार वंश ने मैसूर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। हैदर अली द्वारा राज्य हथियाने तक इस राजवंश के राजपुत्र यहाँ शासन करते रहे। 1704 ईस्वी में विवश होकर मैसूर के राजा ने मुगल सम्राट औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वह उसे टैक्स देने लग गया था। 1719 में मुगलों व मराठों के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार मुगल सम्राट ने मैसूर से चौथ वसूली यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार मराठों को दे दिया। इसके पश्चात मैसूर से कर वसूली के प्रश्न को लेकर मराठों तथा निज़ाम में संघर्ष चलने लगा। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मैसूर का राजा कमज़ोर हो चुका था। उसका अधिकांश समय अपने महलों के अंदर पूजा पाठ व धार्मिक कर्मकांडों में व्यतीत होता था। वह वर्ष में केवल 2 बार प्रजा के सामने आता था। शासन के कार्यों से उसका कोई संबंध नहीं रहा था। हैदर अली के सैनिक जीवन आरंभ करने के समय मैसूर का नाम मात्र का शासक
कृष्ण राज हुआ करता था, जब हैदर अली एक सामान्य सैनिक था। राज्य की सारी शक्ति देवराज व नंजराज नामक दो भाइयों के हाथ में थी। बाद में वृद्धावस्था के कारण देवराज ने राजकार्य त्याग दिए व उसका छोटा भाई नंजराज मैसूर राज्य का सर्वोसर्वा हो गया। हैदर अली उस समय नंजराज की सेना में नायक के पद पर आसीन था और अपनी योग्यता के कारण 1761 में हैदर अली ने सेना पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब हम हैदर अली के उत्थान की बात करते हैं और उसके जीवन के जो सामान्य परिचय है उस पर एक दृष्टि डालते हैं। हैदर का जन्म 1772 में मैसूर राज्य में बूंदी कोट नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर राज्य की सेना में फौजदार थे। 1728 में यानी कि बाल्यकाल में फतेह मोहम्मद, जो कि उस बालक हैदर का पिता, उसकी एक युद्ध में वो मारा गया। कठिन परिस्थितियों में हैदर अली के परिवार को मैसूर राज्य की शरण लेनी पड़ी। मृत फतेह मोहम्मद के भतीजे हैदर साहिब की सहायता से हैदर अली के ज्येष्ठ भ्राता शाहबाज को मैसूर राजा की सेना में नौकरी मिल गई। ध्यान रहे, यहाँ पर एक नाम हैदर साहिब आया है, वो हैदर साहिब हैदर अली से अलग है। तो उसके जो बड़ा भाई है उसको, शाहबाज को, मैसूर राज्य में नौकरी मिल गई। बड़ा होने पर हैदर अली भी नंजराज की सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गया। हालांकि हैदर अली निरक्षर था, परंतु उसने कई युद्धों में अपूर्व साहस और योग्यता का परिचय दिया था। उसके गुणों से प्रभावित होकर नंजराज ने एक के बाद एक उच्च सैनिक पदों पर उसकी पदोन्नति की। कर्नाटक के युद्धों में हैदर अली का जो सैनिक जो गुण है वो बहुत उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। दक्षिण में हो रहे युद्धों से जहां उसने एक और सैनिक का अनुभव प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर उसने धन भी एकत्रित करना शुरू कर दिया। नासिर जंग की हत्या किए जाने और मैसूर जंग को निज़ाम बनाए जाने के समय हैदर अली ने अपने साथियों की सहायता से नासिर जंग के खजाने की धनराशि को अपने अधिकार में कर लिया और यह धन उसके उत्कर्ष में काफ़ी सहायक रहा। नंजराज उसकी योग्यता से काफ़ी प्रभावित था, हम अभी जिक्र कर चुके हैं इसका। उसे लेकर नंजराज तिरुचिरापल्ली पर आक्रमण करने गया। यहाँ उसने यूरोपीय युद्ध के तरीकों को समझा और बाद में अपने सैनिकों को उसी प्रकार दीक्षित करने का प्रयास किया। इस युद्ध में उसके हाथ अंग्रेजों की कुछ तोपें भी लग गई। इससे नंजराज बहुत प्रसन्न हुआ और उसे 1755 में डिंडीगल, मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, डिंडीगल दुर्ग का फौजदार नियुक्त कर दिया। यहाँ रहकर हैदर अली ने अपनी सेना में वृद्धि की तथा आसपास के प्रदेशों को लूटकर धन एकत्रित करना जारी रखा। अगले 5 वर्षों में हैदर अली ने राज दरबार में अपनी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा ली थी, यहाँ तक कि वह रियासत का प्रधान सेनापति बन गया। थोड़े समय पश्चात मैसूर राज्य में मंत्रियों के आपसी झगड़े बढ़ने लगे। खांडे राव ने किसी तरह से षड्यंत्र कर नंजराज को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर स्वयं को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करवा लिया। परंतु श्रीरंगपट्टम की जनता खांडे राव से बहुत असंतुष्ट थी। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए खांडे राव ने मराठों से मदद मांगी।
और उन्हें श्रीरंगपट्टम पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। 1758 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो हैदर अली ने राज्य की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाई। उसने मराठों तथा खांडेराव दोनों का सामना किया और छुटपुट लड़ाइयों के बाद निर्णायक विजय प्राप्त की। इस पर मैसूर का जो राज्य है, मैसूर के राजा ने अपनी प्रजा की इच्छा अनुसार हैदर अली को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ध्यान रहे, हैदर अली निरक्षर है, लेकिन प्रधानमंत्री यानी कि उसके हाथ में अब एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी दोनों हैं। हैदर अली ने अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1761 तक उसने मैसूर राज्य की समस्त शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। मैसूर के हिंदू राजा को अब वर्ष में केवल एक बार प्रजा को नाम मात्र के लिए दिखा दिया जाता था। 1776 में जब मैसूर के राजा की मृत्यु हो गई तो हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। ध्यान रहे विद्यार्थियों, 1776 में। इस प्रकार उसके उत्थान में उसकी सैनिक व राजनीतिक योग्यता तथा व्यक्तिगत परिश्रम और मैसूर राज्य के प्रति वफादारी का काफ़ी योगदान रहा। इसके साथ ही उस समय की परिस्थितियों ने भी उसके उत्कर्ष में भारी योगदान दिया। ये जब हैदर अली का इस प्रकार उत्थान हो गया, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में कर्नाटक की शक्ति स्वतः समाप्त हो गई थी। उधर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध भी समाप्त हो चुका था, जिससे मराठा शक्ति को विनाश का सामना करना पड़ा। इस प्रकार हैदर अली के प्रबल शत्रु मराठा भी उसका विरोध करने में समर्थ नहीं रहे। हैदराबाद का निज़ाम भी इस समय तक घरेलू संघर्ष व कर्नाटक युद्धों के कारण निर्बल हो गया था। इस कारण वह भी उस समय दक्षिण की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम नहीं रहा था। इस प्रकार दक्षिण की समस्त शक्तियों से अपने को मुक्त कर हैदर अली ने अपनी सैनिक शक्ति को शक्तिशाली बनाकर अपनी भावी योजनाओं पर स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने लगा। दक्षिण में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने को इच्छुक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार अभी तक इतनी सक्षम नहीं थी कि वह महत्वाकांक्षी हैदर अली के मार्ग को रोक सके। अतः निर्भीक होकर हैदर अली मैसूर राज्य की विस्तार की योजना बनाने लगा। सैन्य बल की सहायता से हैदर अली ने मैसूर राज्य पर अधिकार जमाया था, ये आप जानते हैं। इसी सेना की शक्ति द्वारा उसने मैसूर राज्य को शक्तिशाली बनाना भी प्रारंभ कर दिया। उस समय की परिस्थितियां, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है, उसके साम्राज्य विस्तार के बिल्कुल अनुकूल थी। 1761 से लेकर 1767 के बीच उसने निकटवर्ती मैसूर जो क्षेत्र थे वो मैसूर राज्य में पहले ही मिला लिए थे। इस अवधि में हैदर अली की मुख्य सफलता थी 1763 में नायक वंश को समाप्त करके बेदनूर पर अधिकार करना। भाग्यवश बेदनूर के राजा की इस समय मृत्यु हो गई और उसकी गद्दी के लिए 2 उत्तराधिकारी खड़े हो गए थे। इन दोनों को मरवाकर वहाँ हैदर अली ने अपना अधिकार कर लिया और उसने बेदनूर का नाम बदलकर हैदरनगर नाम बदलकर रख लिया है। हैदरनगर तो नाम बदलकर हैदरनगर रख वहाँ अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात इसने मालाबार की विजय आरंभ की। उसने दक्षिणी कनारा तथा कालीकट पर अपना अधिकार कर लिया। कोचीन और पालघट के राजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। हैदर अली ने दक्षिण के पोलीगारों
पोलीगारों का अर्थ होता है विद्यार्थियों सामंतों, यानी कि दक्षिण के सामंतों को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था तथा मालाबार के नायकों का भी दमन किया। इस प्रकार दक्षिण व पश्चिम की दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार कर हैदर अली अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम लौट आया। अब हम यदि उस समय की दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति की मैं आपको एक बार पुनः इस पर थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मैसूर की राजनीतिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि दक्षिण भारत की सभी राजनीतिक शक्तियाँ उसका स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। आप इस बात को अब ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों कि मैसूर की राजनीतिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि दक्षिण भारत की सभी राजनीतिक शक्तियाँ उसका स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। अंग्रेज़ों को दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बनाने के लिए निज़ाम और मराठों के विरुद्ध एक मित्र के रूप में मैसूर की आवश्यकता थी। इसी प्रकार मराठों का हित भी इसी में था कि अंग्रेज़ों का प्रभाव समुद्र तट तक ही बना रहे और वे अंदर के इलाकों में प्रवेश न कर सकें। इसके साथ ही वे खिराज वसूली के लिए भी मैसूर के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते थे, परंतु ये शक्तियाँ मैसूर को इतना अधिक शक्तिशाली भी नहीं बनाने देना चाहती थी, यानी कि शक्तिशाली नहीं होने देना चाहती थी, शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहती थी कि वह उनके लिए एक खतरा बन जाए। तो अपनी राजनीतिक स्थिति और दक्षिण के प्रभावशाली राज्यों के परस्पर विरोधी हितों का लाभ उठाकर जैसे ही हैदर अली ने अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया, अंग्रेज, मराठे और निज़ाम सभी उससे चौकन्ने हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं मराठों की। 1764 में पेशवा जो था, जिसका नाम माधवराव, पेशवा माधवराव ने दक्षिण में हैदर अली के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मैसूर पर आक्रमण किया था। वलीहली के युद्ध क्षेत्र में हैदर अली ने मराठों का सामना किया, परंतु पराजित होने के कारण मार्च 1765 में उसे मराठों के साथ संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार उसे 32 लाख रुपए नगद एवं गुंटी तथा सवानूर के जिले मराठों को देने पड़े। ये हमने विद्यार्थियों मराठों के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार हैदर अली को पराजित होने के बाद में मराठों को कैश और गुंटी और सवानूर के जिले देने पड़े थे। इसके बाद भी हैदर अली को मराठों से भय बना रहा। समय समय पर वे सेना लेकर उसके राज्य की ओर आ जाते थे। वह हैदर अली के लिए मैसूर राज्य की सुरक्षा की समस्या उत्पन्न कर देते थे। यद्यपि स्वयं हैदर ने 1762 से लेकर 1778 तक इस बात के लिए हैदर प्रयत्नशील रहा कि वह मराठों के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेज़ों से सहायता प्राप्त कर सके, लेकिन अंग्रेज स्वयं उस समय दक्षिण में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते थे। अतः वे हैदर जैसे महत्वाकांक्षी नेता को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके विपरीत 1766 में निज़ाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध एक शक्तिशाली संघ का निर्माण किया। इस प्रकार हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य जो संबंध रहेगा, जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।